वेलकम इन टुडेज सेशन। आज हम लोग बीएससी पार्ट 1 सब्सिडरी 2015 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी इधर क्वेश्चन आंसर सेशंस के वीडियो अपलोड कर रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम नज़दीक हैं और स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाया जाए। तो बीएससी पार्ट 1 केमिस्ट्री सब्सिडरी का क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करवा रहे हैं। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस मेनली कवर करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है पूछ रहा है कि एनिलीन इज वीकर बेस देन मेथाइलअमीन। ये एनिलीन का स्ट्रक्चर है, ये मेथाइलअमीन का स्ट्रक्चर है। इसको कह रहा है ये वीकर बेस है, ये स्ट्रॉन्गर बेस है। वाई CH3 मेथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है, तो यहाँ प्लस आई इफेक्ट इंटू 1 टाइम है। प्लस आई इफेक्ट प्लस इंडक्टिव पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे इंक्रीज करेगा एंड ड्यू टू इंक्रीज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो लोन पेयर डोनेशन कैपेसिटी है नाइट्रोजन की वो बढ़ जाएगी। तो इस वजह से मेथाइलअमीन मोर स्ट्रॉन्गर बेस होगा। और जबकि एनिलीन में यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट की जगह यहाँ पे फेनाइल रिंग है, तो फेनाइल रिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करती है, इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसका माइनस आर इफेक्ट होगा। इसकी वजह से अब इसमें क्या होता है देखिए, ये होता है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की वजह से नाइट्रोजन जो है उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं। यहां पे आ गया, यहां पे आ जाएगा, ये है ना। जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिंग में इन्वॉल्व हो गए तो उसकी वजह से क्या होगा, ये फ्री नहीं रहेंगे डोनेशन के लिए। तो इसलिए ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन इन रेजोनेंस इन द फेनाइल रिंग, एनिलीन इज वीकर बेस। तो एनिलीन क्या होगा, वीक बेस हो जाएगा। ये रीजन समझ में आ गया। एक में रेजोनेंस में जा रहा है, एक में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों को पता है इज मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर इन एनर्जी फॉलोड बाय एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ hybrid orbitals of identical energy and shape। तो डिफरेंट एनर्जी और शेप्स की ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूट करके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाती हैं, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आइडेंटिकल शेप और आइडेंटिकल एनर्जी की होती है। इस प्रक्रिया को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जैसे अगर हम तीन p ऑर्बिटल ले लें, एक s ऑर्बिटल ले लें, तो 3 और 1 4 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहां पे
p ऑर्बिटल है और यहाँ पे s ऑर्बिटल है। तो ये ऑर्बिटल क्या है, जो 3p और 1s ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो गई। क्योंकि इसमें p की एनर्जी ज्यादा होगी, s की एनर्जी कम होगी। तो जब मिक्स हो जाएंगी तो उसके बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनेंगी उनमें सबकी एनर्जी बराबर होगी। 3p और 1s की एनर्जी मिक्स हो गई, मिक्स होगी एनर्जी फिर रीडिस्ट्रीब्यूट होगी, रीडिवाइड होगी और उसके बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगी। तो ये प्रोसेस जो है हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। बहुत बेसिक चीज है। हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर इन एनर्जी followed by energy redistribution and resulting in the formation of hybrid orbitals of identical energy and shape. अब इसमें पूछता है कि हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे CCl4, BF3 और SO4 का शेप बताना है। तो पहला क्या है, CCl4। तो जैसे CH4 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, तो CCl4 में भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। दूसरा कंपाउंड पूछ रहा है BF3। BF3 में sp3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। फिर पूछ रहा है सल्फेट SO4। SO4 में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन शेप पूछ रहा है। sp3 में आप जानते हैं टेट्राहेड्रल शेप होता है, sp2 में प्लेनर ट्रायंगल शेप है, इसमें भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। प्लेनर ट्रायंगल है, प्लेनर ट्रायंगल इसमें 109 डिग्री 28 मिनट, इसमें बॉन्ड एंगल इसमें 120 डिग्री, इसमें 109 डिग्री 28 मिनट। टेट्राहेड्रल शेप आपको बना देना है। अब शेप कैसे बनाना है ये देखिए। ये CCl4 हो गया, BF3 हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है। ये क्या हो गया, SO4 2-, ये सल्फेट आयन का शेप हो गया। तो ये सल्फेट आयन हो गया, BF3 हो गया, CCl4 हो गया। इसमें दोनों की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, इसमें प्लेनर ट्रायंगल है। प्लेनर ट्रायंगल कैसे बनेगा, ये तरीका है बनाने का। 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। ठीक, अगला क्वेश्चन है अब कह रहा है कंपेयर द बॉन्ड एंगल्स इन मीथेन, अमोनिया एंड वाटर। मीथेन, अमोनिया एंड वाटर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 sp3 should be tetrahedral, should be tetrahedral, should be tetrahedral। अभी आपको पता है sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए।
इसमें 4 हाइड्रोजन है, चारों टेट्राहेड्रन के कॉर्नर्स पे अरेंज हो जाएंगे। अब अमोनिया में क्या है, एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर तो अरेंज हो जाएंगे। ठीक, पिरामिड के आकार में, और एक लोन पेयर जो है वो एक्स्ट्रा पड़ा रहेगा। तो इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट होगा। इसमें लोन पेयर की वजह से लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होगा। ये इसको प्रेस करेगा ऊपर से, जब प्रेस करेगा तो ये बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, कम होके 160 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोन पेयर है। इसी तरह ऑक्सीजन जो है उसमें 2 लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर होने की वजह से ये एंगुलर शेप हो जाएगा, 105 डिग्री बॉन्ड एंगल हो जाएगा, और इसमें 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। तो बॉन्ड एंगल देखिए घटता चला जा रहा है, 109 डिग्री से 160 डिग्री हुआ क्योंकि एक लोन पेयर है, 107 से 105 हुआ क्योंकि 2 लोन पेयर है। तो इसलिए बॉन्ड एंगल विल कंटिन्यूअसली डिक्रीज फ्रॉम मीथेन टू अमोनिया टू वाटर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फजान्स रूल। फजान्स रूल समझने के लिए आपको 2 टर्म समझने पड़ेंगे। पोलराइजेशन एंड पोलराइजेबिलिटी। आप जानते हैं कि जो कैटायन है उसका साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, और जो एनायन है उसका साइज बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। तो कैटायन इलेक्ट्रो डेफिशिएंट इन नेचर है, इलेक्ट्रोनिगेटिव है। अगर ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचता है। तो जब कैटायन और एनायन नजदीक आते हैं, पास आते हैं, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो अभी तक सिमेट्रिकल था वो सिमेट्रिकल नहीं रह जाता, इसकी तरफ खींच जाता है या पोलराइज हो जाता है। तो जब ये पोलराइज हो जाता है तो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो अभी इसकी तरफ खींच के, तो जब पोलराइज हो गया तो इस प्रक्रिया प्रोसेस को कहते हैं पोलराइजेशन। ठीक, और कैटायन जिस पावर से, जिस ताकत से इसको खींचता है उसको बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। ठीक, पोलराइजिंग पावर हो गई जिस ताकत से कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच रहा है। तो पोलराइजिंग पावर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कैटायन एंड पोलराइजेबिलिटी इज प्रॉपर्टी ऑफ एनायन। पोलराइजेबिलिटी क्या हुई कि कोई एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितना आसानी से पोलराइज हो जाता है। समझ गए? तो 2 टर्म यहां पे समझना है, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी। अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी और पोलराइजेबिलिटी भी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन आसानी से कैटायन की तरफ खींचेगा और वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा। तो अब जब पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी समझ लिया तो फजान्स रूल समझ लीजिए। फजान्स ने एक रूल दिया था, इस रूल के हिसाब से, ये रूल किसी भी बॉन्ड में, देखिए कोई भी केमिकल बॉन्ड ना तो 100% आयनिक होता है ना तो 100% कोवेलेंट होता है। उसमें कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होगा
या कुछ आयनिक कैरेक्टर जरूर होगा। तो कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है बॉन्ड में, इसके लिए फजांस ने रूल दिया था। तो फजांस रूल के हिसाब से इन्होंने कहा था कि स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन एंड लार्जर द साइज ऑफ एनायन, the more covalent character in the bonding will present। अगर कैटायन का साइज छोटा है और एनायन का साइज बड़ा है तो कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी और इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, तो उस केस में द बॉन्ड विल हैव मोर एस कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, अरे सॉरी, मोर एस कैरेक्टर नहीं, द बॉन्ड विल हैव मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए तो आपको समझ में आएगा। NaCl है, ठीक, और CaCl है, सोडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड। अब इससे क्वेश्चन पूछा गया कौन सा बॉन्ड, विच बॉन्ड हैज मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। तो एनायन का साइज दोनों में सेम है, क्लोरीन है। कैटायन में सोडियम स्मॉल है और सीजियम लार्ज है। तो जो सीजियम क्लोराइड होगा वो मोर आयनिक इन नेचर होगा इन कंपैरिजन टू सोडियम क्लोराइड, क्योंकि फजांस रूल कहता है स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन एंड बिगर द साइज ऑफ एनायन। HCl हो गया और NaCl हो गया, इन दोनों में बताना है कि किसमें आयनिक बॉन्ड ज्यादा है, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, किसमें आयनिक कैरेक्टर कम है। तो H+ का जो साइज है वो सोडियम से छोटा है, अगर छोटा है तो इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, दिस बॉन्ड विल बी मोर आयनिक इन नेचर। ये फजांस रूल हो गया। अब फजांस रूल के बाद क्या कहता है कि H2S is gas at room temperature and H2O is liquid। H2O is liquid and H2S gas। आपको पता है ऑक्सीजन is more electronegative than sulfur due to presence of more electronegative oxygen, water molecule forms intermolecular hydrogen bonding और H2S नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज्यादा होता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल पास पास आते हैं और वो लिक्विड स्टेट में रहता है और ये गैसियस स्टेट में रहता है। समझ में आ गई बात, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। फिर क्या पूछता है, SF6 मॉलिक्यूल इज ऑक्टाहेड्रल इन शेप। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया सल्फर इन ग्राउंड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन डी में चला जाएगा, ये 3d हो गया, ये 2p हो गया, ये 2s हो गया। तो जब सल्फर इन एक्साइटेड स्टेट, अब सल्फर इन SF6 उसमें क्या होगा,
एक s का भी इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पे, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, एक p का और एक s का, दोनों d में चला गया। जब d में चला गया तो अब यहाँ पे f f f f f कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए? एक s, 3p, 2d, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको पता है क्या शेप होता है? ऑक्टाहेड्रल शेप होता है। वही इस क्वेश्चन पूछा है कि SF6 का शेप ऑक्टाहेड्रल क्यों होता है, तो उसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन दिखा देना है और शेप बता देना है। ठीक, 2 एक्सियल बॉन्ड हो जाएंगे, 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड हो जाएंगे। एक्सियल बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होगा और इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। ये SF6 का शेप हो गया। तो ये लगभग पेपर था। एक क्वेश्चन है, मेथाइल अमीन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। देखिए अमीन की बेसिसिटी के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप लोगों को। पहला क्वेश्चन एनिलीन वाला था, तो ये इंपॉर्टेंट है। मेथाइल अमीन CH3NH2 और अमोनिया, अब इसमें बेसिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर रहा है। कैसे कैलकुलेट होगी बेसिक स्ट्रेंथ? इसमें प्लस इंडक्टिव इफेक्ट इनटू 1 टाइम है, इसमें प्लस इंडक्टिव इफेक्ट इनटू 0 टाइम है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो ये ज्यादा बेसिक है, ये कम बेसिक है। ठीक, तो ये 2015 का सब्सिडी का क्वेश्चन पेपर था। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।